नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है, समय खराब ना करते हुए। आपका पहला प्रश्न है कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने में करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि टोटल कार्य बराबर जो होता है, अगर हम लोग टोटल की बात करते हैं तो ये क्षमता गुना समय होता है। समय कार्य टाइम एंड वर्क में एक ही फॉर्मूला यूज होता है जो हर सवाल में लगता है। आपको पता है कि टोटल कार्य बराबर क्षमता गुना होता है समय। अगर मैं टोटल कार्य की बात करता हूं तो टोटल कार्य बराबर क्षमता गुना समय। टोटल कार्य को हम लोगों ने टी माना है। सवाल में कहा जाता है कि अगर इस काम को ए से कराते हैं, यदि इस काम को ए से कराते हैं तो ए कार्य को करने में 12 दिन लेता है। ए किसी कार्य को करने में 12 दिन लेता है। सवाल है कि अगर ये अपनी क्षमता का यूज करता है तो किसी काम को करने में 12 दिन लेता है। यहां पर हम एक काम करते हैं, इन दोनों व्यक्तियों की क्षमता की बात करते हैं। आगे सवाल में कहा जाता है कि बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। यहां पर हम ए की बात करेंगे और यहां पर हम लोग बी की बात करेंगे। अगर मैंने ए की क्षमता को 100 माना है, अगर मैंने ए की क्षमता को 100 माना है तो सवाल में कहा जाता है बी की क्षमता ए की तुलना में 60% अधिक है, तो 160 हो जाती है। आप लोग इसे थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तो 20 से कितनी बार काटेंगे, 5 बार, और 20 से कितनी बार काटेंगे, 8 बार। इसका मतलब है कि ए तथा बी इन दोनों की क्षमता का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 5:8 हो जाता है। हम क्या करते हैं, यहां पर ए की क्षमता ए का मान 5 लगाते हैं। अगर मैं ए का मान 5 लगाता हूं, अगर मैं ए का मान 5 लगाता हूं तो मुझे सवाल के कुल कार्य 60 मिल जाते हैं। अर्थात इस प्रश्न में इन दोनों की क्षमता के हिसाब से जो आपके पास कुल कार्य है वो आपके पास कितने हैं, 60 है। आगे कहा जाता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे। समय बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता। इन लोगों को 60 काम करने हैं, मिलकर काम करने हैं, 60 काम करने हैं, और दोनों को मिलकर करने हैं। दोनों की क्षमता कितनी है आपके पास, 13। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। आपके सवाल का आंसर 60/13 है। 2 पुरुष और 4 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के उसी काम को 6 दिन में करते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो इसमें आपका फॉर्मूला यूज होगा वो ये है कि M1D1 बराबर M2 गुणा क्या होगा आपके पास, D2। M1D1 बराबर M2D2। M1 में कहा जाता है कि 2 आदमी है, यानी 2 मैन है, और 4 बॉय है, 4 लड़के हैं। 2 आदमी और 4 लड़के इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी और 4 लड़के इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 आदमी और 5 लड़के, 4 आदमी और 5 लड़के इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। हमारे पास जो M1 का मान है वो पहले वाले लोग हैं। उसने कहा है कि 2 आदमी यानी 2 पुरुष और 4 लड़के, 2 आदमी प्लस 4 लड़के इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे क्या कहा जाता है कि 4 आदमी हैं, 4 पुरुष हैं और 5 ही लड़के हैं, 5 लड़के हैं, इस काम को 6 दिन में करते हैं। हम इसे 2 से थोड़ा काट लेते हैं। ये 2 पंजे 10 और 2 तिया कितना होगा, 6। आगे गुणा करता हूं तो ये 5 दूनी 10 और ये 5 चौका कितना है आपके पास, 20। और 3 का गुणा करते हैं तो 3 चौक 12 और ये 3 पंजे कितना होगा, 15। हम M वाले पदों को एक और करते हैं और B वाले पदों को एक और करते हैं।
12m में से जब 10m गया तो ये 2m हो गया, और 20b में से 15b जाता है तो ये आपके पास 5b हो गया। इसे और थोड़ा सा हल करते हैं तो m अपॉन कितना होगा b, बराबर ऊपर रहेगा 5, नीचे होगा 2। m का मान क्षमता के तौर पर 5 है, b का मान 2 है। अर्थात किसी व्यक्ति और उसके साथ काम करने वाले लड़के की क्षमता का अनुपात 5:2 है। और सवाल में कहा जाता है कि उन पुरुष और लड़कों की मजदूरी उनके कार्य निष्पादन के अनुसार दी जाती है। और आपको पता है कि कोई व्यक्ति उतना ही काम करता है जितनी उसकी क्षमता होती है। क्षमता का अनुपात काम को निरूपित करता है और काम का अनुपात मजदूरी को निरूपित करता है। तो एक आदमी यानी एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:2 है, जो कि विकल्प आपका बी हो जाता है। ए, बी तथा सी एक काम क्रम से, पहले वाला जो व्यक्ति ए है वो किसी काम को 30 में, जो दूसरा वाला व्यक्ति बी है, पहले वाला जो व्यक्ति है ए है वो किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। जो दूसरा वाला व्यक्ति है वही काम 20 में कर सकता है। तीसरा वाला व्यक्ति उस काम को 10 दिन में कर सकता है। हम टोटल कार्य के रेस्पेक्ट में इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। 30, 20 और 10 का एलसीएम 60 हो जाता है। हमारे सवाल का जो टोटल कार्य होगा, हमारे सवाल का जो कुल कार्य होगा, जो टोटल वर्क होगा वो 60 होगा। प्रति व्यक्ति के समय से भाग लगाते हैं। 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छंग 60। पहले वाले की एफिशिएंसी, पहले वाले की क्षमता 2 है, दूसरे वाले की क्षमता 3 है, तीसरे वाले की 6 है। इस सवाल में कहा जाता है ये लोग एक साथ काम नहीं करते हैं। एक को पहले दिन या एक दिन काम में बी का सहयोग मिलता है। अर्थात जब दिन होता है पहला तो ए के साथ बी काम करता है। जब दिन होता है दूसरा तो ए के साथ सी काम करता है। लोग बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन ए के साथ बी काम करेगा। जब ए के साथ बी काम करेगा तो 3 और 2 कितने काम होंगे? जब ए के साथ बी काम करेगा तो काम हो जाते हैं 3 और 2 5। जब अगला दिन दूसरा दिन आता है तो ए के साथ सी काम करता है। जब सी काम करता है तो 6 और 2 कितना होगा आपके पास? 8। जब दिन होता है पहला तो ए के साथ बी काम करता है और ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है, तो काम 5 होते हैं। जब दिन अगला आता है, दूसरा दिन आता है, तो फिर ए के साथ सी काम करता है। जब ए के साथ सी काम करेगा तो 8 काम होंगे। ये कुल मिलाकर 8 और 5 कितना है? 13। कुल मिलाकर 8 और 5 13 काम हो जाते हैं। दिन पहला और दिन दूसरा कुल मिलाकर दिन हो जाते हैं 2। प्रत्येक 2 दिन में जो काम होते हैं वो 13 काम होते हैं। हमें 13 काम नहीं करने, हमें 60 करने हैं। जैसा कि आपको पता है, इसे हम उस संख्या से गुणा करेंगे ताकि हम 60 बना लें। और अगर ये किसी वजह से 13 पंजे 65, 60 तो नहीं बनेगा। 13 चौका 52 और 13 पंजे 65। इस 13 का कभी भी 60 नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूंगा कि 60 से कम रहते हुए किसी संख्या से गुणा करते हैं। हम यहां 4 से गुणा करते हैं। जब 4 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 और ये 13 चौका कितना होगा? 52। ये 4 दूनी 8 और 13 चौका 52 कुल मिलाकर जो हमारे पास है वो अभी तक 8 दिन हो चुके हैं और 8 दिन में 52 काम हो चुके हैं। इसे 5 से गुणा नहीं करेंगे, 65 ज्यादा हो जाता है। इसे आप उस संख्या से गुणा करते हैं ताकि 60 से कम रहे। तो 13 चौका 52, 4 से इधर गुणा किया है तो 4 से इधर भी करना होगा।
13 चौका 52, 4 दूनी 8। अभी तक कितना समय खराब हुआ? अभी तक 8 दिन हो गए हैं। काम 60 में से 52 हुए हैं। जब 60 में से 52 काम हुए हैं तो अभी कहने का मतलब है कि 8 काम बाकी है। अब जो 8 काम बाकी है, हमें ये देखना होगा कि अब बारी किसकी है। तो अब जो बारी है उसकी बारी होती है जो काम की शुरुआत करता है। अब जो बारी है वो A प्लस बी की बारी है। काम के बचने के बाद ये सुनिश्चित किया जाता है कि जिन व्यक्तियों की बारी है या जिसकी बारी है वो कितने काम कर सकता है। आपको पता है A प्लस बी मिलकर 5 काम कर सकते हैं। A प्लस बी की क्षमता मिला के 5 है। जब बारी बारी से लोग काम कर रहे थे तो हमने देखा कि 8 काम होने थे, लेकिन 8 में से 5 ही हो सकते हैं। इन लोगों की जो क्षमता आपके पास है, 8 में से 5 ही काम हो सकते हैं। जब 8 में से 5 काम हो जाएंगे, इनका दिन कितना खत्म हो जाता है? 1। और जब 8 में से 5 काम हो जाएंगे तो काम कितने बचेंगे? 3। A प्लस बी की क्षमता इन कामों से कम है। 8 काम बचे थे, A प्लस बी ने एक दिन में 5 काम कर लिया। जब 8 में से 5 काम कर लिया तो 3 काम बाकी है। अब जो बारी है हमें देखना होगा कि बारी किसकी है। तो बारी है A प्लस सी की। जिस व्यक्ति की बारी है उसकी क्षमता कितनी है? तो इन दोनों की क्षमता मिला के 8 है। काम कम है, क्षमता ज्यादा है, तो समय बराबर होगा कार्य बटे कितना होगा क्षमता। अब दिनों को काउंट कर लेते हैं, दिन देख लेते हैं। सब 8 दिन एक बार लगे थे। कुल काम में जो आपके पास लगे थे वो 8 दिन एक बार लगे थे। एक दिन काम यहां चला था, 3/8 दिन ये लगे हैं। तो 8 प्लस 1 और अब प्लस कितना होगा? 3/8। 8 और 1 9, 9 सही 3 बटे कितना होगा? 8। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, 9 सही 3/8। एक दुकान में एक पंखे पर 10% की छूट का प्रस्ताव है, यानी कि 10% की छूट दी जाती है। उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए गए मूल्य पर 6% की और छूट दी जाती है। इसका आरंभिक मूल्य क्या है, इसका अंकित मूल्य क्या है आपको बताना है। तो आपने अंकित मूल्य को M माना है। अंकित मूल्य पर जितने भी डिस्काउंट या बट्टे होते हैं वो कमी के संदर्भ में लगाए जाते हैं। पहले वाला बट्टा 10% का है, 10% की छूट है। जब 10% की कमी करेंगे तो सीधा 90 बटे कितना होगा? 100। अगला वाला बट्टा 6% है। जब 6% की कमी करेंगे तो 94 बटे कितना होगा? 100। जितने भी डिस्काउंट या बट्टे होते हैं वो अंकित मूल्य पर ही लगाए जाते हैं। अंकित मूल्य पर दोनों तरह के बट्टे लगाने के बाद ये वस्तु 846 की बिक रही है। हम 0 से 0 कैंसिल करते हैं। हम देख रहे हैं कि हम 9 से इसे काटते हैं। 9 9 81, 9 चौक 36, 94 से 94 कैंसिल हो गया। M का जो मान है वो आपके पास 1000 रुपये है। आपसे पूछा जाता है, ये पहले वाला ये अंकित मूल्य है। आपसे पूछा जाता है कि उस पंखे का आरंभिक यहां मूल्य की जगह आप इसे बिक्री मूल्य करिए तो ज्यादा सही रहेगा। उस पंखे का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है? क्योंकि उसका अंकित मूल्य 1000 रुपये है। 1000 रुपये किसी प्रकार का विक्रय मूल्य नहीं है। 1000 रुपये अंकित मूल्य है। आपसे कहा है कि जब सबसे पहले छूट दी जा रही थी तो पहली छूट के बाद इसका विक्रय मूल्य क्या है? तो 1000 रुपये अंकित मूल्य है। पहले वाली छूट केवल 10% की थी और 10% की कमी मतलब 1/10, अर्थात पहले ये 900 रुपये का बेचा जा रहा था। अंकित मूल्य नहीं मालूम किया गया है। आपसे ये मालूम किया जाता है कि इसका पहले वाला सेल प्राइस
या विक्रय मूल्य कितने रुपए है, जो कि 900 रुपए हो जाएगा। अगला प्रश्न समझिए, एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% की छूट की अनुमति देता है और अपने माल के अंकित मूल्य पर इतने की नकद छूट और देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है और व्यक्ति को लाभ होता है तो एक संबंध आता है जो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य में संबंध बताता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये फॉर्मूला क्या है, तो ये C/M यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन MRP। ऊपर वाला क्रय मूल्य होता है, नीचे वाला अंकित मूल्य होता है। डिस्काउंट वाले पार्ट को आप कमी के रेस्पेक्ट में लगाते हैं और लाभ वाले पार्ट को आप प्लस के रेस्पेक्ट में जोड़ के लगाते हैं। डिस्काउंट या बट्टा हमेशा कमी को प्रदर्शित करता है, लाभ हमेशा वृद्धि बताता है। तो जो डिस्काउंट वाला पार्ट है वो क्रय मूल्य की ओर इशारा करता है। जब आप इसके बेसिक में जाएंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। और जो लाभ होता है वो वृद्धि के रेस्पेक्ट में जाता है और ये MRP को इंगित करता है। यहां पर हम क्रय मूल्य की बात करेंगे, यहां पर MRP की बात करेंगे। जो कमी वाला पार्ट है, जो डिस्काउंट वाला पार्ट है, ये क्रय मूल्य को बताता है। उसने कहा 20% की छूट है। 20% का जो फ्रैक्शन असल में होता है वो 1/5 है। जब 1/5 की कमी होती है तो ये मूल्य कितना हो जाएगा, 4/5। 20% की कमी कर रहे हैं, 20% की छूट दे रहे हैं, तो 20% का मतलब 1/5 है। जब 1/5 की कमी करेंगे तो ये 4/5 हो जाता है। और आपको पता है कि जितने भी डिस्काउंट या बट्टे होते हैं वो कमी पैदा करते हैं। अगला वाला बट्टा 6 सही 1/4% का है। 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन 1/16 होता है। जब 1/16 की कमी हम और करेंगे तो ये 15/16 हो जाएगा। 1/16 की कमी का मतलब 16 में से 1 घटा रहे हैं। जब 16 में से 1 कम करेंगे तो ये 15/16 होगा। अच्छा, लाभ की क्या बात है, लाभ 20% हो जाता है तो लाभ MRP की तरफ इशारा करता है। लाभ MRP की तरफ इशारा करता है। लाभ 20% है, 20% का फ्रैक्शन 1 कितना है, 5। जब लाभ होगा तो ये 5 से कितना लगाते हैं, 6। बस इसे हल कर लीजिए। ये अनुपात कॉस्ट प्राइस और MRP का आता है। हम इसे हल करेंगे तो 4 से 4 बार कैंसिल होगा और ये 5 से कितना हो जाता है, 5। 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो 4 दूनी कितना होगा, 8। मतलब ये 5 हो गया और ये आपके पास 8 हो गया। निकल के ये कहानी आती है कि क्रय मूल्य 5 की तरफ इशारा करता है, अंकित मूल्य 8 की तरफ इशारा करता है। सवाल में कहा जाता है कि बेचने के लिए उसे अपने माल का अंकित मूल्य, लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रखना होगा। हम देख रहे हैं कि ये 8 और ये 5 है, तो क्रय मूल्य अगर 5 रुपए होगा तो अंकित मूल्य को 8 रखेंगे। जब अंकित मूल्य को 8 रखेंगे तो वृद्धि तो 3 की होगी और 3 का जो असल में वृद्धि होगा वो 5 में होगा। तो 3/5 गुणा 100, इसे और थोड़ा सा हल करते हैं तो 60% आ जाता है, जो कि विकल्प संख्या C में मौजूद है। 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूटें एक अकेली कितने प्रतिशत की छूट के बराबर है। ये सवाल एकल बट्टे या समतुल्य बट्टे का सवाल, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का सवाल है, समतुल्य बट्टे का सवाल है। क्रमागत जितनी भी कमी होती हैं वो बट्टे को बताती हैं। पहले वाला 10% का बट्टा है, पहले वाला जो बट्टा है वो 10% का बट्टा है। ये मान पहले वाले होते हैं, ये मान बाद वाला होता है। 10% का मतलब जो है वो 1/10 है।
जब 1/10 की कमी करेंगे तो 10 से कितना होगा? 9। ये उस तरह का प्रश्न है कि किन्हीं ज्यादा वट्टों के लिए, किन्हीं क्रमागत वट्टों के लिए समतुल्य वट्टा क्या बनेगा? पहले वाली छूट, पहले वाला वट्टा 10% है। 10% का मतलब 1/10 है, जो कि 10 से 9 हो जाएगा। अगला वाला 20% है। 20% का मतलब 1/5 है। 5 में 1 की कमी करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगला वाला 40% है। 40% का मतलब 2/5 है। जब 2/5 की कमी करेंगे तो ये 5 से कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। हम देख रहे हैं कि ये जो मान होते हैं, ये मान पहले वाले होते हैं और ये मान बाद वाले होते हैं। हम आपस में गुणा करते हैं तो ये 5 पंजे 25, कहने का मतलब है ये हो जाता है 250, और 9 चौक 36 तिया 108 हो जाता है। 250 पहले वाला मान है और 108 बाद वाला मान है। तो जितनी कमी हो रही है पहले वाले मान में, उतने ही प्रतिशत का एकल वट्टा पैदा हो जाता है। ये 250 से अगर 108 हुआ है तो क्या कमी 142 की हो रही है? और 142 की जो कमी हो रही है वो 250 में हो रही है। 142 की जो कमी असल में हो रही है वो 250 में हो रही है। प्रतिशत के लिए गुणा 100 करते हैं। एक काम करते हैं, 25 से काटते हैं 10 बार, 25 से काटते हैं 4 बार। ऊपर वाले को गुणा करते हैं 4 दूनी 8 और 14 चौका 56, तो ये 56 पॉइंट कितना होगा? 8। कमी जो हो रही है वो 142 की हो रही है, तो 56.8 का एकल वट्टा हो जाता है। जब वट्टों की संख्या 2 से ज्यादा हो जाती है तो बेहतर है कि आप सवाल को ऐसे ही करेंगे। तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% का वट्टा लेकर खरीदा। अगर उसने वही टीवी 25% के वट्टे पर खरीदा होता तो उसे 500 की बचत हो जाती। हमने वस्तु के अंकित मूल्य को 100 माना है। अंकित मूल्य को 100 माना है, जितने प्रतिशत का वट्टा का है उतना कम करके लिखेंगे। पहले वाले में 20% का वट्टा है। जब 100 की चीज को 20 से कम करेंगे तो 80 का हो जाएगा। अगला वाला वट्टा 25% का है तो 75 हो गया। 20% का वट्टा मतलब 100 का सामान 20% कम होकर 80 का मिलेगा। और अगर 25% का वट्टा है तो वो सामान 75 का मिलेगा। 80 और 75 में जो साफ फर्क है वो दोनों में 5 का फर्क है, और 5 का जो मान है वो आपके पास 500 है। जब 5 का मान 500 है तो 1 का मान 100 है। आपको बताना है कि उसने वह टीवी कितने मूल्य में खरीदा। तो उसने जो टीवी खरीदा था वो 80 वाले में खरीदा था, 75 की संभावना कर रहे थे। जब 1 का मान आपके पास 100 है तो 80 का जो मान होगा वो 8000 होगा। यही आपको बताना है कि उसने टीवी असल में कितने का खरीदा। ये जो प्रैक्टिस बैच हम लगा रहे हैं ये हर एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये प्रीवियस है। मेरा टारगेट है चाहे मुझे 100 प्रैक्टिस सेट लगाने पड़े, चाहे मैं 150 वीडियो बनाऊं, मैं 2012 से लेकर 2022 का जितने भी एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट कराए हैं उसका कोई भी सवाल जो अर्थमेटिक का है, चाहे वो हल्का सवाल है चाहे भारी सवाल है, कोई भी सवाल नहीं छोड़ा जाएगा। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। उसे ज्ञात कीजिए, उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दोनों बर्तनों के मिक्सचरों को मिलाकर दूध और पानी का अनुपात इतना होना चाहिए। सवाल क्या है देखिए, ये आपके पास पहले वाला बर्तन है, ये मिल्क है। यहां पर हम मिल्क की बात करेंगे, यहां पर वाटर की बात करेंगे। ये पहले वाला बर्तन है, ये दूसरा वाला बर्तन है, और ये तीसरा वाला बर्तन है। पहले वाले बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:2 है। दूसरे वाले बर्तन में दूध पानी का अनुपात 7:3 है।
कह रहे पहले वाले की कितनी क्वांटिटी लें, पहले वाले की कितनी मात्रा लें और दूसरे वाले की हम कितनी मात्रा लें, ताकि जब हम दोनों को मिलाएं तो तीसरे बर्तन में जो कंटेंट होना चाहिए उसमें अनुपात 2:1 का। हम इनके अनुपातिक योगों से पता लगाते हैं कि हम सवाल को सही करने के लिए कम से कम किसकी कितनी मात्रा लें। इसका जो अनुपातिक योग है वो आपके पास 5 है, तो कम से कम 5 लेंगे। इसका अनुपातिक योग 7 और 3 10 है, और इसका जो अनुपातिक योग है वो 2 और 1 कितना है, 3 है। 5 10 और 3 का जो एलसीएम है वो आपके हिसाब से 30 आता है। हम इनकी मात्रा को बराबर करेंगे और फिर सवाल को एलिगेशन से कर लेंगे। 5 10 और 30 का एलसीएम, 5 10 और 3 का एलसीएम 30 आता है, तो 5 छंग 30 और 10 तिया 30 और 3 ढाई 30। मात्रा सबकी बराबर होगी तो पता चलेगा किसमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व, अर्थात दूध पानी व्यक्तिगत तौर से क्या क्या है। जब 6 से इसका गुणा करेंगे तो ये 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। जब इसका गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9। जब इसका गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 और 10 ही का ना 10। सवाल को एलिगेशन पे लगाते वक्त आप किन्हीं भी चीजों का चुनाव कर सकते हैं। हम सवाल को दूध पर लगा रहे हैं। पहले वाले में दूध का मान 18। ये भ्रम में रहता है व्यक्ति कि यार एलिगेशन से होगा सवाल या मिक्सचर से होगा, तो ये सवाल एलिगेशन का है, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से होगा। जब आपसे ये कहा जाए कि पहले वाले में दूध पानी का अनुपात इतना, दूसरे वाले में इतना, हम पहले वाले की कितनी मात्रा लें, हम दूसरे वाले की कितनी मात्रा लें, जब दोनों को हम लोग मिला दें तो ये अनुपात कितना हो जाता है, इतना। तो पहले वाले में दूध 18 है और दूसरे वाले में दूध 21 है, और दोनों में जो आपके पास दूध है इसमें 21 है और दोनों में कितना है, 20 है। 18 21 और 20 एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं। 21 में से 20 गया तो 1 और 20 में से 18 गया तो 2। अर्थात दोनों प्रकार के मिक्सचर को आप मिलाना चाहते हैं तो 1:2 में मिलाएंगे। इसका मतलब है कि पहले वाले का 1 लीटर लोगे तो दूसरे वाले का आपको 2 लेना होगा। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, 3 कक्षाओं में जो अनुपात है वो 4:6, अनुपात कितना है, 9। प्रत्येक में 12 की वृद्धि करते हैं तो जो नया अनुपात है वो 7:9:12 हो जाता है। आपको पता है कि जब प्रत्येक में वृद्धि बराबर कर रहे हैं, प्रत्येक में 12 की वृद्धि बराबर हो रही है, जब प्रत्येक में बराबर वृद्धि करेंगे तो ये अनुपात बराबर होना चाहिए। ये मान 4 से 7 हुआ तो वृद्धि 3 की हो रही है। वृद्धि जो है वो आपके पास 3 है। जब 6 से 9 होता है तब भी आपके पास 3 का वृद्धि है, और 9 से 12 होता है तब भी 3 का वृद्धि। जब प्रत्येक कक्षा में बराबर 12 की वृद्धि की है तो अनुपातिक तौर से भी बराबर होगी। ये 4 से 7 होता है, ये 6 से 9 होता है। वृद्धि 3 की है, 3 का मान प्रत्येक के लिए 12, तो 1 का मान 4 हो गया। उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले, आपको वृद्धि से पहले बताना है। वृद्धि से पहले अगर मैं बात करूंगा तो ये 4 है और ये 6 है और ये 9 है। ये मान वृद्धि से पहले के हैं, ये वृद्धि से पहले का बिल्कुल सही अनुपात है। 9 6 15 और 4 कितना होगा, 19। इन चारों को जोड़िए, तीनों को जोड़िए, 4 6 10 और 9 19 हो गया। जब 1 का मान 4 है तो 19 का मान 76 हो जाता है। विकल्प आपका बी रहेगा। दो संख्याओं के बीच में 5 4 का अनुपात है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है, यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा,
पहली संख्या का 40% 12 है। देख लीजिए साहब, ये संख्या पहले वाली है। 40% का मतलब जो असल में होता है वो 2/5 होता है। पहली वाली संख्या का 40% कहा है। 40% का मतलब 2/5 है और 2/5 का मान 12 है। 2 ही करना 2, 2 छंग 12। तो जिस संख्या की ये बात कर रहे थे वो संख्या असल में 30 निकली। पहले वाली संख्या को ये लोग बता रहे हैं 30, लेकिन दोनों संख्याओं में जो ऊपर से अनुपात है वो 5-4 का है। हम जिसे 5 बता रहे हैं वो संख्या 30 है, तो 5 छंग 30, तो संख्या 4 छंग 24। दूसरी वाली संख्या 24 है, इसका 50% कहा है। 50% को असल में 1/2 कहते हैं और 24 का 1/2 कितना होगा? 12। तो बताइए दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा? क्या सुधार करने की जरूरत है? मेरी पढ़ाई में क्या कमी चल रही है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।